छिंगयुन से के बड़े दरवाजे के सामने एक जवान लड़का खड़ा था। उसका नाम था सुबाई। वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोला कि छिंगयुन से, मैं वापस आ गया हूँ। 80 साल की मेहनत और जमा की हुई हर चीज, सब कुछ बस इसी एक पल के लिए थी। इस बार उसे हर हाल में फाउंडेशन स्टेज तक पहुँचना था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि उसकी एप्टीट्यूड यानी कल्टीवेशन करने की काबिलियत बहुत कमजोर थी। ऐसी कमजोर काबिलियत के साथ किसी बड़े सेट में जगह पाना आसान नहीं था। तभी सुबाई ने अपने पास खड़े एक सीनियर को एक पुरानी निशानी दिखाई और कहा कि ये चीज उसके पिता ने उसके लिए छोड़ी थी। सीनियर ने पूछा कि उसके पिता कौन थे। लड़के ने बताया कि उसके पिता का नाम सु छोंग था और उसका अपना नाम सुबाई है। ये नाम सुनते ही सीनियर का रवैया बदल गया। वो बोला कि तो तुम सीनियर ब्रदर सु के बेटे हो, मुझे बस सीनियर ब्रदर जांग कहकर बुलाना। मैं तुम्हारे पिता की बहुत इज्जत करता हूँ। चलो मैं तुम्हें छिंगयुन से के अंदर ले चलता हूँ। लेकिन आसपास खड़े कुछ लोग इस बात से खुश नहीं हुए। वो शिकायत करने लगे कि इतनी कमजोर काबिलियत वाला लड़का सीधे अंदर कैसे जा सकता है। ये तो साफ साफ बैकडोर से एंट्री देना है। छिंगयुन सेक तो सबसे न्यायप्रिय सेक माना जाता है, फिर ये कैसा भेदभाव। इस पर सीनियर ब्रदर जांग गुस्से में आ गया और बोला कि तुम लोग हो कौन जो सीनियर ब्रदर सु छोंग के खानदान से अपनी तुलना कर रहे हो। अगर एक भी शब्द और बोला तो सबको बाहर कर दिया जाएगा। इतना कहकर वो सुबाई को अंदर ले गया। रास्ते में सुबाई की मुलाकात एक स्पिरिट बीस्ट से हुई। वो जानवर सुबाई को देखते ही उसे पहचानने लगा। जांग ने कहा कि ये तो तुम्हारे पिता का पाला हुआ जानवर है और ऐसा लगता है ये तुम्हें पहचान गया है। सुबाई ने बताया कि असल में इस जानवर को उसके दादा ने पाला था और अब ये उनके परिवार की 3 पीढ़ियों से साथ है। जांग ने हैरानी से कहा कि 3 पीढ़ियों से सु परिवार छिंगयुन से की सेवा करता आ रहा है। फिर उसने पूछा कि सुबाई का कल्टीवेशन कहाँ तक पहुँचा है, क्या वो छी रिफाइनिंग स्टेज के 7वें लेवल तक पहुंच गया है। सुबाई ने बात घुमाते हुए पूछा कि क्या पिल पवेलियन को अभी भी नए डिसाइपल्स की जरूरत है, क्योंकि सु परिवार 3 पीढ़ियों से पिल्स बनाता आ रहा है। जांग ने भरोसा दिलाया कि डिसाइपल के तौर पर उसकी एंट्री पक्की है। फिर सुबाई ने जांग को कुछ पिल्स तोहफे में दिए जिन्हें उसने खुद बनाया था। जांग हैरान रह गया कि इतनी कम उम्र में सुबाई एक अल्केमिस्ट बन चुका है। जांग खुशी खुशी उसकी सिफारिश करने पिल पवेलियन चला गया। अब यहाँ कहानी की असली सच्चाई सामने आती है। सुबाई अपने मन में सोचता है कि असल में वो इस दुनिया का नहीं है। 80 साल पहले उसकी आत्मा इस दुनिया में आई थी। उसके पास एक खास चीज है जिसे लॉन्जेविटी फिजी कहते हैं, यानी उसकी उम्र हजारों साल तक चल सकती है, लेकिन उसमें कल्टीवेशन करने का हुनर बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि वो अलग अलग नकली नामों से 3 बार छिंगयुन सेक में दाखिल हो चुका है। इस बार उसकी बस एक ही उम्मीद है कि किसी तरह वो अपना फाउंडेशन मजबूत कर सके। सेक के दूसरे डिसाइपल्स आपस में बात करने लगे कि ये नया लड़का कौन है। किसी ने बताया कि ये सु परिवार का सुबाई है, सु छोंग का बेटा, जो कल ही यहाँ आया है और सुना है ये पहले से ही अल्केमिस्ट है। एक सीनियर ने सुबाई से पूछा कि वो सबसे ऊंचे दर्जे की कौन सी पिल बना सकता है। सुबाई ने जवाब दिया कि वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल बना सकता है और उसकी सक्सेस रेट करीब 70% है। उसने कहा कि उसने इसका अभ्यास कम से कम 10 बार किया है, इसलिए उसे पूरा भरोसा है। तभी वहाँ एक बुजुर्ग कल्टीवेटर आया जिसे सब ओल्ड जिंग कहते थे। सुबाई के परिवार का नाम सुनते ही वो भावुक हो गया। उसने कहा कि 20 साल हो गए उसे सु छोंग की बहुत याद आती है। फिर उसे पता चला कि सुबाई का पिता फाउंडेशन स्टेज तक पहुंचने में नाकाम रहा और निराशा में उसकी मौत हो गई। ओल्ड जिंग को बहुत अफसोस हुआ। उसने कहा कि काश वो उस वक्त सेक्लूजन में न गया होता। उसने सुबाई को एक टोकन दिया और कहा कि जब भी कोई जरूरत हो इसे लेकर शियाओजू पीक पर उससे मिलने आ जाना। उसने कहा कि अब से उसे अंकल जिंग कहकर बुलाना और मेहनत करते रहना, क्योंकि सु परिवार हमेशा एक ही जगह अटका नहीं रह सकता। अब सुबाई का अल्केमिस्ट टेस्ट लिया गया। एल्डर्स ने उसे 2 सेट सामग्री दी और कहा कि पिल का रंग चाहे जो भी हो, अगर वो जिम्मेदारी से काम पूरा कर देता है तो उसे पास मान लिया जाएगा। सुबाई ने दोनों पिल्स बना दी और दोनों टॉप ग्रेड निकली। एल्डर्स खुश हो गए और उसे छिंगयुन से का ऑफिशियल अल्केमिस्ट बना दिया। फिर एल्डर्स ने पूछा कि सुबाई की कोई शर्त या मांग है क्या। सुबाई ने कहा कि उसके पिता ने बताया था कि फाउंडेशन स्टेज तक पहुंचने के लिए उसे 9 स्टार लोटस की पंखुड़ियां चाहिए जो उसकी एप्टीट्यूड को बेहतर बना सके। एल्डर्स ने कहा कि 9 स्टार लोटस पाने के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स चाहिए। सुबाई ने कहा कि उसके पास काफी पॉइंट्स हैं, क्योंकि उसके परिवार ने 3 पीढ़ियों में इतने पॉइंट्स जमा किए हैं कि बस इसी एक मकसद के लिए काफी होंगे। जब एल्डर्स ने वो सारे पॉइंट्स देखे तो वो हैरान रह गए। 80 सालों में
3 पीढ़ियों ने सिर्फ इसी एक लड़के के लिए इतना कुछ जमा किया था। एल्डर्स ने कहा कि वो खुद सेक मास्टर से इस बारे में बात करेंगे। कई और एल्डर्स भी सू परिवार के एहसान तले दबे थे, इसलिए वो भी साथ चलने को तैयार हो गए। सब मिलकर सेक मास्टर के पास पहुँचे। एल्डर्स ने 9 स्टार लोटस की एक पंखुड़ी की मांग रखी। सेक मास्टर को अंदाजा हो गया कि इतने सारे लोग एक साथ आकर उस पर दबाव डालना चाहते हैं। एल्डर्स ने कहा कि सू परिवार की हालत मुश्किल है और 3 पीढ़ियों के योगदान को देखते हुए उनकी मांग ठुकराई नहीं जा सकती। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 9 स्टार लोटस को एक्सचेंज लिस्ट पर डालने वाले खुद सेक के ही लोग थे, इसलिए अब मना करने से सेक की साख गिरेगी। लेकिन सेक मास्टर ने साफ कह दिया कि 9 स्टार लोटस पहले ही बांटा जा चुका है। उसका कोटा सेक के एंसेस्टर और कुछ खास प्रतिभाशाली डिसाइपल्स के लिए पहले से तय है। ये उसके बस की बात नहीं है। सेक मास्टर ने एक वादा किया कि सू परिवार की अगली पीढ़ी की काबिलियत चाहे जैसी भी हो, वो उसे अपना पर्सनल डिसाइपल बना लेगा। ये सुनकर सुबाई के मन में एक कड़वी सच्चाई साफ हो गई। उसने महसूस किया कि कल्टीवेशन की इस दुनिया में सब कुछ सिर्फ ताकत पर टिका है, बाकी सब सिर्फ एक दिखावा है। एल्डर्स ने भी दबी जुबान में यही माना कि यहाँ सिर्फ स्ट्रेंथ ही सच है। सुबाई को समझ आ गया था कि उसकी जमा की हुई सारी दौलत भी उसकी कमजोरी को नहीं ढक सकती। इसी बीच सेक में एक और सच सामने आने लगा। ओल्ड जिंग, जिसे जिंग बुफान भी कहते थे, अब बहुत ताकतवर हो चुका था और कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचने वाला था। कुछ लोग सुबाई को चेतावनी देने लगे कि इस दुनिया में जिंग बुफान जैसे खतरनाक लोग भरे पड़े हैं और चूंकि सुबाई को सेक मास्टर अपना पर्सनल डिसाइपल बनाना चाहता है, इसलिए अब उसकी जान को खतरा है। लेकिन असली खेल कुछ और ही था। जिंग बुफान ने सुबाई से कहा कि अब वो यहाँ नहीं रह सकता और वो उसे अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि यहाँ रहना उसके लिए बहुत खतरनाक है। तभी सेक में हंगामा मच गया। कुछ डिसाइपल्स जिंग बुफान पर इल्जाम लगाने लगे कि उसने अपने ही साथी डिसाइपल्स को मार डाला है। सामने आया कि उन डिसाइपल्स को सुबाई की तथाकथित सुरक्षा के बहाने उसके इर्द गिर्द तैनात किया गया था, पर असल में ये एक चाल थी। जिंग बुफान समझ गया कि ये लोग सुबाई के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सुबाई खुद बुरी तरह घायल हो गया और मौत के मुंह तक पहुंच गया। जिंग बुफान ने बेरहमी से उन सब पर हमला बोल दिया और एक एक करके उन्हें खत्म करने लगा। जब उससे पूछा गया कि वो सू छोंग के लिए इतना सब क्यों कर रहा है, तो जिंग बुफान ने अपने दिल की बात कही। उसने बताया कि जब वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में था, तब सिर्फ सू छोंग ने उसे अपने भाई की तरह अपनाया था। सू छोंग ने ही उसे सिखाया था कि नाकामी ही आगे चलकर कामयाबी बनती है। सू छोंग ने ही उसे अनगिनत पिल्स दी और कहा कि बस जिंदा रहना काफी है, बाकी संसाधन मायने नहीं रखते। जब हजारों मील दूर तक उसका पीछा किया जा रहा था, तब भी सू छोंग ने उसे बचाने के लिए मदद भेजी थी। जिंग बुफान के लिए ये एहसान ऐसा था जिसे वो कभी नहीं भूल सकता था। तभी खुद सेक मास्टर वहाँ आ पहुँचा। उसने माना कि सुबाई उसकी सोच से कहीं ज्यादा काबिल है। दोनों के बीच तनाव चरम पर था। आखिरकार सेक मास्टर ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि अगर सुबाई और जिंग बुफान उसका सिर्फ एक तलवार का वार झेल गए, तो वो उन्हें जाने देगा और सारे झगड़े उसी एक वार से मान लिए जाएंगे। अगर सुबाई जिंदा बच गया, तो वो छिंगयुन सेक का एहसानमंद रहेगा। फिर सेक मास्टर ने अपनी पूरी ताकत से छिंगयुन सोर्ड टेक्निक चलाई। छिंगयुन सोर्ड टेक्निक का वो जबरदस्त वार सुबाई और जिंग बुफान दोनों ने झेल लिया। सेक मास्टर हैरान रह गया और उसने माना कि सुबाई सच में बहुत मजबूत है। उसने कहा कि जाओ, अच्छे से जियो, क्योंकि छिंगयुन सेक एक असली ड्रैगन जैसे इंसान को संभाल नहीं सकता। इस तरह सुबाई को जाने की इजाजत मिल गई। जिंग बुफान ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि उसने सुबाई से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, ताकि आगे कोई परेशानी न रहे। असल में ये सब एक सोची समझी चाल थी, ताकि सेक के लोग भविष्य में सुबाई के पीछे न पड़े। जब सुबाई को होश आया, तो जिंग बुफान ने कहा कि इस बार उसने बहुत बड़ा जोखिम उठाया, जो सू परिवार के तरीके से बिल्कुल अलग था। सुबाई ने जवाब दिया कि वो हमेशा के लिए छी रिफाइनिंग रियलम में फंसे नहीं रहना चाहता था। अब उसे कई बातें साफ समझ आ गई थी। उसने कहा कि वो वैसे भी सेक छोड़ने वाला था और सेक मास्टर के आने से उसे एक अच्छा बहाना मिल गया। उसकी तरक्की इतनी तेज थी कि उसे देरसवेर जाना ही था, वरना उसके भविष्य के दुश्मन छिंगयुन सेक के लिए मुसीबत बन जाते। जिंग बुफान ने पूछा कि आखिर वो इतनी तेजी से कल्टीवेशन कैसे कर रहा है, क्योंकि उसकी एप्टीट्यूड इतनी अच्छी तो नहीं थी। सुबाई ने बताया कि उसने कुछ बेहद खतरनाक जगहों पर अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ खास चीजें हासिल की थी। उन्हीं में से एक ही 9 स्टार लोटस का फल जिंग बुफान ने पहचान लिया और बताया कि ये फल असल में उसके मास्टर ने उसके गोल्डन कोर रियलम तक पहुंचने पर देने के लिए तैयार किया था। फिर जिंग बुफान ने एक बड़ा राज खोला। उसने बताया कि वो तकरीब
5 साल पहले ही गोल्डन कोर रियलम तक पहुंच चुका था। वो सुबाई के पिता का इंतजार करता रहा, पर अफसोस उससे कभी मुलाकात नहीं हो पाई। जिंग बुफान ने समझाया कि 9 स्टार लोटस का फल उसे ज्यादा से ज्यादा फाउंडेशन स्टेज तक ही पहुंचा सकता है। उसने कहा कि इस बार सुबाई ने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि उसने 3 पीढ़ियों की दौलत के दम पर छिंगयुन सेक पर दबाव डालने की कोशिश की। ये बहुत भोलापन था, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत ही नहीं थी। अगर उसे 9 स्टार लोटस की पंखुड़ियां मिल भी जाती तो वो उन्हें बचा नहीं पाता। जिंग बुफान ने उसे कुछ जरूरी संसाधन दिए जो उसे फाउंडेशन स्टेज तक पहुंचाने के लिए काफी थे। सुबाई ने उन्हें इस्तेमाल किया और एक ही झटके में सीधे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के तीसरे लेवल तक पहुंच गया। उसने जिंग बुफान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसकी मदद के बिना ये ब्रेक थ्रू इतना आसान नहीं होता। जिंग बुफान ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसने बताया कि सुबाई के पिता ने उससे कहा था कि सुबाई के लिए ऐसा कोई रास्ता खोजा जाए जिससे वो अपनी उम्र को ताकत में बदल सके। इसी सोच के साथ जिंग बुफान ने उसे मून गेजिंग सेक यानी वांगयुए सेक के बारे में जानकारी दी। उस सेक के पास एक बेहद अजीब कर्स तकनीक थी जिसका नाम था लाइफ साइज यानी जिंदगी की आँख। ये तकनीक इंसान की उम्र को खर्च करके काम करती थी। सुबाई के लिए ये तकनीक बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि फाउंडेशन रियलम तक पहुंचने के बाद अब उसकी उम्र 1000 साल तक ही हो चुकी थी। इसका मतलब था कि वो आसानी से मून गेजिंग सेक में दाखिल हो सकता था। जिंग बुफान ने उसे और भी कई कीमती चीजें दी। उसने एक सीक्रेट टेक्निक दी जिसका नाम था इंस्टेंट प्रोस्पेरिटी, जिसे उसने बहुत पहले गुजियानजुए के साथ खोजा था। साथ ही उसने क्लियर मून सोर्ड टेक्निक और वॉइड कंडेंसेशन सोर्ड जैसी दुर्लभ तकनीकें भी दी। सुबाई ने वादा किया कि वो इन्हें ध्यान से सीखेगा। तभी वहाँ अचानक एक अजनबी आ धमका। वो एक रो कल्टिवेटर था, यानी बिना किसी सेक का अकेला साधक जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 7वें लेवल पर था। उसने हमला किया, लेकिन सुबाई ने क्लियर मून सोर्ड टेक्निक और वॉइड सोर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उसे मार गिराया। जिंग बुफान ने उसकी तारीफ की, पर साथ ही एक अहम सबक भी दिया। उसने कहा कि रो कल्टिवेटर्स को कभी कम मत आंकना। भले ही उनकी तकनीकें कमजोर हों, पर उनकी बेरहमी सेक के डिसाइपल से कहीं ज्यादा होती है। अब जिंग बुफान के जाने का वक्त आ गया था। उसने कहा कि हर किसी की अपनी किस्मत होती है और अब उनके रास्ते अलग होने का समय है। उसने सुबाई से कहा कि अच्छे से जीना और उम्मीद जताई कि वो दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। सुबाई ने भी भरोसा दिलाया कि वो फिर मिलेंगे। अकेला होने के बाद सुबाई ने अपना अगला कदम उठाया। उसने जिशान पवेलियन के एक कैरावान में शामिल होने की कोशिश की जो वान बाओ ले की तरफ जा रहा था। जब लोगों को पता चला कि वो एक अल्केमिस्ट है तो उन्होंने बड़ी इज्जत दी। सुबाई ने अपनी असली ताकत छिपाते हुए कहा कि वो मुश्किल से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल बना पाता है, वो भी सिर्फ 30% सक्सेस रेट के साथ। कैरावान वालों ने उसे वाउचर दे दिया और कहा कि आधे महीने बाद ईस्ट गेट से जहाज पर सवार होना है। तय समय पर सुबाई मर्चेंट शिप पर पहुंचा। उसे एक कमरा दिया गया और बताया गया कि वो पहले डेक को छोड़कर कहीं भी आ जा सकता है। सुबाई ने अपने मन में सोचा कि उसे नहीं पता कि वान बाओ लेक और वांगयुए सेक के उस पुराने कुएं तक पहुंचने में कितने दिन लगेंगे। उसने उस क्षणिक समृद्धि के बारे में भी सोचा जो पीछे छूट गई थी, और वो देखना चाहता था कि वो कितनी ताकतवर है। उसे एहसास हुआ कि उसकी एंशिएंट सोर्ड तकनीक और उसकी उम्र या एसेंस ब्लड को ताकत में बदलने का ये तरीका एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही मेल है। अपनी कल्टीवेशन आगे बढ़ाने के लिए सुबाई ने सेक्लूजन में जाने का फैसला किया। उसका छोटा स्पिरिट बीस्ट, जिसे लिटिल थ्री फ्लावर्स कहा जाता था, उसकी रक्षा के लिए तैयार हो गया। इस तरह सुबाई अपने अगले ब्रेक थ्रू की तैयारी में जुट गया, बिल्कुल शांत और छिपकर, इस बात से बेखबर कि बाहर की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। सुबाई की सेक्लूजन चलती रही। 2 महीने बीत गए। लिटिल ट्री फ्लावर्स इस दौरान उसकी रखवाली करता रहा। जब सुबाई बाहर आया तो जिशान पवेलियन के लोगों ने उससे कुछ फाउंडेशन रियलम की रेजुविनेशन पिल्स बनाने की गुजारिश की। सुबाई ने 20 दिन का वक्त मांगा और कहा कि वो 40 पिल्स तैयार कर देगा और बची हुई सामग्री उनकी अपनी रहेगी। इसी बीच बाहर की दुनिया में एक बड़ी हलचल मच गई। मिस्टी माउंटेन, जो दशकों बल्कि सदियों से बंद पड़ा था, अचानक खुल गया था। हर तरफ लोग खुशी से उछल रहे थे, क्योंकि सबके लिए ये एक सुनहरा मौका था। कई कल्टीवेटर्स इसी उम्मीद में थे कि इस बार वो फाउंडेशन स्टेज तक पहुंच जाएंगे। सुना गया कि मिस्टी माउंटेन 5 साल के लिए खुला रहेगा और आसपास का इलाका अलग अलग सेक्स ने घेर लिया था। हैरानी की बात ये थी कि सुबाई को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो जहाज पर चढ़ने के बाद से लगातार सेक्लूजन में ही था। जब जिशान पवेलियन के लोग उसके पास आए तो उसने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस इतना कहा कि 20 दिन बाद
बाद पिल्स ले लेना। तय समय पर एक लड़का नाम था जी यूए जो जिशान पवेलियन से थी। उसने सुबाई का शुक्रिया अदा किया और बताया कि 40 पिल्स किसी तरह पूरी हो गई। सुबाई ने कहा कि जहाज पर चढ़ते वक्त उसने जो वादा किया था ये तो बस उसे निभाना था। जी यूए ने बताया कि उसकी यंग लेडी ने सुबाई के लिए एक तोहफा भेजा है जो मिस्टी माउंटेन का एक नक्शा था। सुबाई ने उसकी इस सोच के लिए धन्यवाद दिया। फिर पर्पल माउंटेन पवेलियन की तरफ से सुबाई को एल्केमी में मदद के लिए बुलावा आया। सुबाई ने कहा कि वो अपनी शर्तें रख सकता है पर सबसे पहले उन्हें उसकी सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। सामने वाले ने कहा कि गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। उन्होंने सोचा कि शायद सुबाई मिस्टी माउंटेन के अंदर जाना चाहता है जो बेहद खतरनाक था, लेकिन सुबाई ने साफ कर दिया कि वो एक एल्केमिस्ट है। वो पहाड़ के अंदर जाकर क्या करेगा, वो बाहर ही रहेगा। ये सुनकर सबकी जान में जान आई क्योंकि बाहर रहने पर उसकी सुरक्षा की गारंटी देना आसान था। सब हैरान थे कि इतनी कम उम्र में सुबाई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के तीसरे लेवल तक पहुंच चुका है। फिर भी वो गोल्डन कोर के इस सुनहरे मौके को आजमाना नहीं चाहता। उन्होंने वादा किया कि अगले 5 साल तक वो उसकी सुरक्षा करेंगे और जब भी उसे पिल्स बनाने के लिए स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत होगी वो उपलब्ध कराएंगे। इधर लिटिल ट्री फ्लावर्स भी तेजी से बढ़ रहा था और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के दूसरे लेवल तक पहुंचने वाला था। सुबाई उसे बेहतर पिल्स खिला रहा था और स्पिरिट बीस्ट का एसेंस भी। वो जानवर बड़े प्यार से बोला कि जो भी उसके बॉस को हाथ लगाएगा वो उसे काट डालेगा। सुबाई ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, काट डालना, फिर देखेंगे तेरा कमाल। तभी माहौल तनावपूर्ण हो गया। पता चला कि जिशान पवेलियन ने कोई ऐसी चीज हासिल कर ली थी जिसकी वजह से उन पर हमला होने वाला था। हर तरफ खतरा मंडराने लगा। इसी बीच जी यूए दोबारा सुबाई के पास आई और कहा कि वो उसे परेशान करने आई है। उसने भरोसा दिलाया कि उनके ठिकाने की किसी को खबर नहीं है। जिशान पवेलियन के सारे एल्केमिस्ट्स लड़ाई में मारे जा चुके थे, इसलिए मजबूरी में उन्हें सुबाई की मदद लेनी पड़ रही थी। जी यूए ने एक जेट स्लिप निकाली और पूछा कि क्या सुबाई ये पिल बना सकता है। ये थी वांगचिन पिल जो गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचने के लिए बेहद जरूरी होती है। सुबाई ने कहा कि वो वांगचिन पिल नहीं बना सकता क्योंकि इसे सिर्फ गोल्डन कोर स्टेज पर ही हासिल किया जा सकता है। जी यूए ने कहा कि पिल इकट्ठा करने की चिंता उसका पिता खुद कर लेगा, सुबाई को बस बनाने का अभ्यास करना है। सुबाई ने कहा कि अगर वो कामयाब भी हुआ तो 10% सक्सेस रेट ही मिलेगी। जी यूए ने कहा कि सामग्री की बर्बादी की चिंता मत करो, मिस्टी माउंटेन में इसकी कोई कमी नहीं है, खासकर बीच वाले हिस्से में। फिर सुबाई ने अपनी एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसे बदले में वो चीज चाहिए जो चेहरा बदलने में काम आती है, यानी फॉरगेट डस्ट पिल से जुड़ी तकनीक। जी यूए ने उसे 1000 फेसेस टेक्निक दी जिससे इंसान अपना चेहरा बदल सकता था। हालांकि ये तरीका बहुत तकलीफदेह था। साथ ही उसे कंसीलमेंट टेक्निक भी मिली जो इतनी बारीक थी कि जब तक सामने वाला उससे एक बड़े रियल ऊपर न हो वो उसकी असली कल्टीवेशन पहचान ही नहीं सकता था। सुबाई ने कहा कि वो 3 दिन बाद पिल्स बनाना शुरू करेगा, लेकिन जैसे ही सुबाई ने फॉरगेट डस्ट पिल बनानी शुरू की वहाँ एक बड़ी हलचल मच गई। किसी को भनक लग गई कि यहाँ एक एल्केमिस्ट मौजूद है। वो इसे एक बड़ा मौका समझकर हमला करने आ पहुँचा। इसी दौरान एक लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन यानी बिजली की आपदा शुरू हो गई जो जान ले सकती थी। लिटिल ट्री फ्लावर्स घबरा गया, हालात बेकाबू होने लगे, लेकिन तभी पीछे से किसी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। वो कोई बेहद ताकतवर इंसान था। उसने पल भर में सुबाई को टेलीपोर्ट करके खतरे से दूर पहुंचा दिया। लिटिल ट्री फ्लावर्स हैरान रह गया और बोला कि ये इंसान तो बॉस जिंग से भी ज्यादा ताकतवर है। सुबाई सुरक्षित बच गया। उस ताकतवर इंसान ने सुबाई की एल्केमी की काबिलियत की तारीफ की और थोड़ी मदद मांगी। सुबाई ने विनम्रता से कहा कि ये तो बस इत्तेफाक था। उसने 10 सेट सामग्री खर्च करके किसी तरह ये कामयाबी पाई। उस इंसान ने अपना परिचय दिया। उसका नाम था गुचांग, पर उसने कहा कि उसे बस लाओ गो कहकर बुलाना। इस तरह सुबाई की मुलाकात एक और बेहद ताकतवर कल्टीवेटर से हुई जिसका अंदाज काफी हद तक जिंग बुफान जैसा ही था। गुचांग सुबाई को लेकर जी फेंगशिंग के पास गया जो जिशान पवेलियन का एक बड़ा नाम था। जी फेंगशिंग हैरान हुआ कि गुचांग भी यहाँ आ गया। गुचांग ने हंसते हुए कहा कि वो तो बस टाइम पास करने और थोड़ी मस्ती करने आया था। जी फेंगशिंग ने बताया कि उसने सुबाई को सुरक्षित बाहर पहुँचाने का वादा किया है। इस पर गुचांग ने ऐलान किया कि वो सुबाई को 4 साल तक मिस्टी माउंटेन में रखेगा क्योंकि यहाँ एल्केमिस्ट की सख्त कमी है। उसने कहा कि जो भी सुबाई को परेशान करने की कोशिश करेगा वो उसे मार डालेगा। सुबाई ने मन ही मन सोचा कि इस इंसान का अंदाज बिल्कुल जिंग बुफान जैसा है। गुचांग ने कहा कि सुबाई पर्पल माउंटेन पवेलियन के संसाधनों का
इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक बात सबको हैरान कर रही थी, सुबाई क्विंग्युए सोर्ड टेक्निक और छिंगयुन सोर्ड टेक्निक जानता था, जो असल में छिंगयुन सेक की सबसे खास और कोर तकनीकें थी। लोग सोचने लगे कि एक मामूली एल्केमिस्ट के पास ये तकनीकें कैसे आई। वो आपस में बात करने लगे कि छिंगयुन सेक के लोग तो कम से कम गोल्डन कोर स्टेज पर होते हैं, फिर एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर इन तकनीकों के साथ बाहर कैसे निकल आया। किसी ने कहा कि छिंगयुन सेक के लोग वैसे भी बड़े घमंडी होते हैं। जिंग बुफान भी ऐसा ही था और ये सुबाई भी वैसा ही लगता है। गुचांग ने सुबाई को समझाया कि मिस्टी माउंटेन बहुत खतरनाक जगह है, इसलिए उसे यहाँ 4 साल तक अच्छे से कल्टीवेशन करनी चाहिए और फिर पर्पल माउंटेन पवेलियन के साथ बाहर निकल जाना चाहिए। सुबाई ने पूछा कि यहाँ इतने कम एल्केमिस्ट क्यों हैं? तो गुचांग ने कहा कि मिस्टी माउंटेन इतनी खतरनाक जगह है कि कोई भी अपने कीमती एल्केमिस्ट को यहाँ भेजना नहीं चाहता। उसने भरोसा दिलाया कि उसने सबसे बात कर ली है, अब सुबाई को कोई हाथ नहीं लगाएगा। गुचांग ने ये भी कहा कि सुबाई के फॉगेट डस्ट पिल बनाने की खबर अब तक फैल चुकी होगी, इसलिए वो ज्यादा लालच न करे, बस थोड़ा बहुत फायदा उठाए। इसी बीच सुबाई के पास एक नया इंसान आया जिसका नाम था दुयू और वो वांग्युए सेक्ट से था। दुयू की हालत खराब थी, वो कभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के चरम पर था, लेकिन अब गिरकर 6ठे लेवल पर आ गया था। उसने सुबाई से कहा कि उसने सुना है कि वो फॉगेट डस्ट पिल बना सकता है। सुबाई ने साफ कहा कि वो पिल तो बना सकता है, लेकिन वो न तो उसे कलेक्ट कर सकता है और न ही ट्रिब्यूलेशन झेल सकता है। दुयू ने कहा कि ट्रिब्यूलेशन वो खुद झेल लेगा, बस उसे गोल्डन कोर रियलम तक पहुंचना है। उसने वादा किया कि अगर सुबाई ने उसे इस ब्रेक थ्रू में मदद की तो उसकी जिंदगी सुबाई की हो जाएगी। सुबाई ने कहा कि वो सीधे उसे गोल्डन कोर तक नहीं पहुंचा सकता, पर पिल जरूर बना सकता है। दुयू ने अपना असली परिचय दिया कि वो वांग्युए सेक का दुयू है। सुबाई को हैरानी हुई कि उसकी मुलाकात यहाँ वांग्युए सेक के किसी इंसान से हो रही है, वही सेक्ट जहाँ वो खुद जाना चाहता था। सुबाई ने जी फेंगशिंग से बात करके एक डील तय की। तय हुआ कि अगर सुबाई 5 फॉगेट डस्ट पिल बना देगा तो उसकी सामग्री दुयू देगा। सुबाई ने कहा कि वो दुयू के लिए ये पिल्स मुफ्त में बनाएगा, पर एक शर्त पर कि गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचने के बाद दुयू उसकी रक्षा करेगा। दुयू भावुक हो गया और बोला कि वो जिंदगी भर सुबाई को अपने भाई की तरह याद रखेगा। इस तरह दोनों में एक गहरी दोस्ती बन गई। दुयू ने सुबाई को गुचांग की ताकत के बारे में बताया। उसने कहा कि सीनियर गु ने अपने 100 साल के सफर में कम से कम 3 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स को मार डाला है और वो भी दशकों पहले। सुबाई हैरान रह गया। दुयू ने बताया कि गुचांग हमेशा अकेला रहता है और कोई आम इंसान उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। फिर बात लाइफ साई यानी जिंदगी की आह वाली तकनीक पर आ गई। ये एक सीक्रेट टेक्निक थी जो इंसान या उसके स्पिरिट पेट की उम्र खर्च करके दुश्मन पर श्राप डालती थी। सुबाई ने इसे सीखना चाहा, लेकिन दुयू ने एक भयानक सच बताया। उसने कहा कि जब कोई स्पिरिट बीस्ट लाइफ साइंस सीखता है तो उसकी आत्मा मरने के बाद वांग्युए सेक के मिरियड सोल बैनर में चली जाती है। यही बैनर वांग्युए सेक की असली ताकत थी, जिसमें अनगिनत आत्माएं कैद थी। उम्र के अलावा यही इसकी असली कीमत थी। दुयू ने बताया कि ये कर्स तकनीक बेहद अजीब है। जब तक ये ट्रिगर न हो इसका पता तक नहीं चलता, और जब ये एक हद तक जमा हो जाती है तभी किसी इंसान की जान ले पाती है। एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर की उम्र करीब 500 साल होती है और उसे श्राप से मारने के लिए कम से कम 1000 साल की उम्र खर्च करनी पड़ती है। सुबाई के लिए 1000 साल कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसका लॉन्जेविटी फिजिक उसे बेशुमार उम्र देता था। उसने कहा कि वो इसे बस एक बैकअप प्लान के तौर पर रखना चाहता है। फिर सुबाई ने पूछा कि क्या ये सच है कि वांग्युए सेक किसी की एप्टीट्यूड बेहतर कर सकता है। दुयू ने बताया कि हाँ, ऐसा एक तरीका है, पर वो बहुत भयानक है। जब कोई गोल्डन कोर कल्टीवेटर मरता है तो उसकी सारी कल्टीवेशन उसके गोल्डन कोर में जमा हो जाती है, यानी हर गोल्डन कोर एक चलता फिरता खजाना है। एप्टीट्यूड बढ़ाने के लिए इन्हीं गोल्डन कोर का इस्तेमाल किया जाता है, जो लगभग नरभक्षण जैसा है। दुयू ने बताया कि एक एल्डर ने अपने कमजोर एप्टीट्यूड वाले बेटे को गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचाने के लिए 5 गोल्डन कोर खर्च कर दिए थे। ये सुनकर सुबाई समझ गया कि अगर उसे अपनी एप्टीट्यूड बेहतर करनी है तो उसे 4 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स को मारना होगा। उसने महसूस किया कि गोल्डन कोर रियलम का दबाव कितना ज्यादा है। लिटिल ट्री फ्लावर्स ने भी अपनी ख्वाहिश जाहिर की और बार बार पिल्स मांगने लगा ताकि वो जल्दी से जल्दी ताकतवर बन सके। उसने कहा कि भले ही वो धीरे धीरे मजबूत हो, पर उसकी उम्र बहुत लंबी है। सुबाई ने उससे कहा कि खेलना बंद करो और ठीक से एसेंस सोखो। 7 दिन बाद सुबाई की सेक्लूजन पूरी हुई और फॉगेट डस्ट पिल बनाने की सामग्री भी आ गई। सुबाई ने अंदाजा लगाया कि
करीब 7 दिन में उसकी पिल कामयाब हो जाएगी। अब दुयू के जाने का वक्त करीब आ रहा था। कुछ लोग वहाँ इस दुर्लभ पल को देखने जमा हुए। सुबाई ने सबको चेतावनी दी कि ये तो देखने का एक अच्छा मौका है, पर कोई भी इस पर बुरी नजर न रखे। लोगों ने भरोसा दिलाया कि वो कोई हरकत नहीं करेंगे। तभी खबर आई कि ग्रेट कंपैशन पैलेस यानी दाबेई पैलेस के शू परिवार के लोग वहाँ पहुँच गए हैं। सुबाई को इनकी ताकत के बारे में कुछ खास पता नहीं था। किसी ने उसे बताया कि ग्रेट कंपैशन पैलेस वानशुई किंगडम में बहुत ताकतवर है और उनके पास एक नेसेंट सोल स्टेज का एक्सपर्ट भी है जो सबसे ऊंचे दर्जे की ताकत होती है। आखिरकार दुयू ने गोल्डन कोर रियलम में अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। उसने सुबाई से गहरी वफादारी की कसम खाई और कहा कि अगर उसने कभी सुबाई का हुक्म टाला तो उसकी आत्मा तक तबाह हो जाए। लेकिन तभी एक बुरी खबर आई। ग्रेट कंपैशन पैलेस ने सुबाई को मारने के लिए लोग भेजे थे। दुयू घबरा गया कि कहीं उसकी वजह से तो ये नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी अभी अपने परिवार के पास अपना सामान लेने गया था। दोनों को समझ आ गया कि असल में दो परिवार के लोग ही सुबाई के पीछे पड़े हैं। दुयू ने सुबाई को अपनी एक बेहद कीमती चीज दी। ये थी डार्क स्टार सोर्ड, जो दो परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही एक ब्लड पैक तलवार थी। दुयू ने बताया कि इस तलवार को ब्लड एनर्जी से पाला जाता है और जितना ज्यादा इसे पाला जाए उतनी ही इसकी ताकत बढ़ती है। ये एक सुपीरियर स्पिरिचुअल वेपन थी। दुयू ने बताया कि उसने ये तलवार सुबाई को इसलिए दी क्योंकि जब सुबाई पिल्स बना रहा था तब उसकी क्यूआई और ब्लड बेहद प्रचुर थी। अगर सुबाई की क्यूआई और ब्लड कमजोर होती तो वो ये तलवार उसे कभी न देता, क्योंकि आम इंसान इसे पाल ही नहीं सकता। दुयू अब जाने को तैयार था, हालांकि उसे डर था कि शायद वो लौट न पाए। सुबाई ने पूछा कि उसने किसी सेक्ट से मदद क्यों नहीं मांगी। दुयू ने कहा कि उसका मास्टर सेक्लूजन में है और वो किसी और को नहीं जानता। जिन लोगों ने पर्पल माउंटेन पवेलियन और मिस्टी माउंटेन को घेरा है वो भी उसकी मदद नहीं कर सकते। सुबाई ने कहा कि अगर वो कभी वांगयुए सेक्ट जाए तो एक चीज उसके मास्टर तक पहुंचा दे। दुयू ने भरोसा दिलाया कि वो सुबाई का बदला जरूर लेगा। सुबाई ने एक गहरी बात कही कि कल्टीवेशन का रास्ता आखिर में मौत पर ही खत्म होता है, फिर धीरे धीरे मरने में डर कैसा। दुयू के जाने के बाद सुबाई ने जी फेंगशिंग को 7 फॉरगेट डस्ट पिल सौंपी। जी फेंगशिंग हैरान रह गया कि इतनी जल्दी। उसने माना कि उन्होंने सुबाई की एल्केमी की काबिलियत को कम आंका था। जी फेंगशिंग ने बताया कि गुचांग सुबाई को मिस्टी माउंटेन में इसलिए रखना चाहता है क्योंकि छांगशिंग किंगडम की ताकत बहुत कमजोर है और वहाँ काबिल एल्केमिस्ट बहुत कम है। गुचांग सुबाई के जरिए पूरे किंगडम की ताकत बढ़ाना चाहता था। सुबाई ने 2 शर्तें रखी। पहली कि जब मिस्टी माउंटेन बंद हो तो उसे सुरक्षित वांगयुए सेक्ट तक पहुँचाया जाए। दूसरी कि फॉरगेट डस्ट पिल से जो भी ब्रेक थ्रू करेगा, चाहे कामयाब हो या नहीं, वो सुबाई का एहसानमंद रहेगा। जी फेंगशिंग मान गया। सुबाई ने ये भी कहा कि दुयू बाहर निकलते ही एक भयानक लड़ाई का सामना करेगा, इसलिए क्या उसे मिस्टी माउंटेन के अंदर किसी सुरक्षित जगह कल्टीवेशन करने दिया जा सकता है। जी फेंगशिंग ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, वो खुद दुयू को अंदर ले जाएगा। बड़े कल्टीवेटर्स आपस में सुबाई के बारे में बात करने लगे। उन्होंने कहा कि ये लड़का एल्केमी में तो बेहद प्रतिभाशाली है, पर शायद इसकी कल्टीवेशन एप्टीट्यूड में कोई दिक्कत है। उन्हें लगा कि सुबाई का वांगयुए सेक्ट जाने का फैसला शायद वानबाओ ले के जल्द खुलने से जुड़ा है। उन्हें डर था कि ग्रेट कंपैशन पैलेस चुप नहीं बैठेगा और सुबाई और दुयू को बहाना बनाकर एक बड़ी जंग छेड़ देगा। इसलिए हो सकता है कि जंग तय समय से पहले ही शुरू हो जाए। गुचांग ने सुबाई से कहा कि अगर कोई मुसीबत आई तो अगले दिन जी फेंग उसे मिस्टी माउंटेन में कल्टीवेशन के लिए ले जाएगा और उसे बस अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। जब वो जाएगा तो गुचांग उसे कुछ नामों की एक लिस्ट देगा ताकि अगर वो ग्रेट कंपैशन पैलेस के पीछा करने से बच निकले तो उन लोगों से संपर्क कर सके। गुचांग ने कहा कि बस यही उसकी तरफ से मदद है। सुबाई ने मन ही मन इस पूरी दुनिया की कड़वी सच्चाई को समझा। छोटा सा छांगशिंग किंगडम एक गोल्डन कोर एक्सपर्ट को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा था, जबकि वानशुई किंगडम के पास तो एक नेसेंट सोल जैसा भयानक पुराना मॉन्स्टर मौजूद था। सुबाई ने ठान लिया कि छांगशिंग किंगडम तो बस उसकी शुरुआत है। उसने सोचा कि इस बार वो दर्जनों गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स को अपना एहसानमंद बना देगा ताकि भविष्य में जो भी उससे पंगा ले वो उन सब को लेकर उसके सेक्ट को कर सके। 1 साल गुजर गया। इस दौरान सुबाई मिस्टी माउंटेन में लगातार पिल्स बनाता रहा। छांगशिंग किंगडम को इस 1 साल में 30 से भी ज्यादा गोल्डन कोर रियलम के एक्सपर्ट्स मिल गए और इसका बड़ा श्रेय सुबाई को जाता था। कई परिवार उसके एहसानमंद हो गए। लिन परिवार जैसे लोगों ने उसे अपनी फैमिली जेट स्लिप देकर वादा किया कि अगर कभी उन्हें कोई जरूरत पड़ी तो पूरा परिवार सुबाई की सेवा करेगा।
गया। जी फेंगशिंग के पास जाकर सुबाई ने पूछा कि क्या मेडिसिनल हर्ब्स खत्म हो गई है। उसने बताया कि उसकी पिल्स बनाने की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। शुरू में उसकी सक्सेस रेट सिर्फ 10% थी, पर अब बढ़कर करीब 70% हो चुकी थी। ये सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि चांगशिंग किंगडम का नंबर 1 पिल रिफाइनर लुओ शियाओलियन गोल्डन कोर स्टेज पर होते हुए भी सिर्फ 50% सक्सेस रेट रखता था। सुबाई की प्रतिभा वाकई डरावनी थी। सुबाई ने कहा कि वो पिल्स बनाता रहेगा, पर बदले में उसे स्पिरिट स्टोन्स या फिर आगे चलकर इंटेलिजेंस यानी खुफिया जानकारी चाहिए। जी फेंगशिंग ने कहा कि इंटेलिजेंस में कोई दिक्कत नहीं। सुबाई ने कहा कि स्पिरिट स्टोन्स की बात वांग यूए से पहुंचकर करेंगे। जब मिस्टी माउंटेन बंद होने को आया तो जी फेंगशिंग ने उसे एक बोतल दी जिसमें सीनियर जी की दी हुई 30 बूंद हीलिंग एलिक्सर थी, जिसे दोनों ने आधा आधा बांट लिया। साथ ही उसे एक जेट स्लिप मिली जिसमें 72 लोगों की कांटेक्ट जानकारी थी, जिनमें से 54 गोल्डन कोर स्टेज पर थे। कहा गया कि अगर वो कभी खतरे में फंसे तो इनसे संपर्क करके अपनी जान बचा सकता है। अब सुबाई मिस्टी माउंटेन के कोर में जाने की बात करने लगा, जहाँ खुद गुचांग भी जा चुका था। गुचांग ने बताया कि वहाँ अंदर बहुत अजीब है। उसने सुबाई को समझाया कि वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है और उसे छिंगयुन सेक्ट वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। पर सुबाई ने साफ कहा कि उसे वांग यूए सेक्ट जाना ही है, क्योंकि उसकी एप्टीट्यूड बहुत कमजोर है और उसके पास कोई और रास्ता नहीं। गुचांग ने एक अहम बात समझाई। उसने कहा कि सुबाई हर 10 दिन में एक बैच वांगचेन पिल बना रहा है, वो भी 70% सक्सेस रेट के साथ। इसका मतलब है कि वो एक चलता फिरता खजाना बन चुका है। गुचांग ने चेताया कि जब वानबाओ लेक 100 साल बाद खुलेगा तो हर बड़ी ताकत को ऊंचे दर्जे के एल्केमिस्ट की जरूरत होगी, इसलिए वो लोग सुबाई को कभी आसानी से जाने नहीं देंगे। यहाँ तक कि चांगशिंग किंगडम में भी नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स मौजूद थे जो उसे जबरदस्ती रोक सकते थे, लेकिन गुचांग ने वादा किया कि वो खुद सुबाई को सुरक्षित बाहर पहुँचाएगा और अगर कोई रोकेगा तो वो कुछ गोल्डन कोर कल्टिवेटर्स को मारने से भी नहीं हिचकेगा। गुचांग ने पर्दे के पीछे चांगशिंग किंगडम के एंसेस्टर से बात की। उसने कहा कि सुबाई की काबिलियत और मौजूदा हालात को देखते हुए ये फायदे का सौदा है। गुचांग ने बताया कि वानबाओ लेक 100 साल बाद फूटने वाला है और तब हर किसी को धारा के विपरीत जाकर बाहर निकलना होगा। चांगशिंग किंगडम के पास अब इतने गोल्डन कोर कल्टिवेटर्स हैं कि डरने की कोई बात नहीं। एंसेस्टर ने भरोसा दिलाया कि वो दूसरी ताकतों को दखल देने से रोक देगा। उधर चांगशिंग किंगडम के पैट्रियार्क लिu चेन ने एक बड़ा फैसला लिया। दुयू का पहले ही ग्रेट कंपैशन पैलेस से टकराव हो चुका था। लिu चेन ने ऐलान कर दिया कि उसे कोई परवाह नहीं अगर वो सुबाई का पीछा करे, पर अगर बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ तो कोई भी चांगशिंग किंगडम से जिंदा नहीं जाएगा। उसने माना कि गुचांग और सुबाई एक ही सेक्ट से हैं और उन्होंने मिलकर 54 गोल्डन कोर कल्टिवेटर्स तैयार कर दिए हैं। लिu चेन ने ठान लिया कि अगर जंग होनी ही है तो अभी हो जाए, क्योंकि चांगशिंग किंगडम पहले ही वांग यूए सेक्ट से गठबंधन कर चुका था। इसी दौरान सुबाई और गुचांग के बीच एक गहरी बातचीत हुई जिसमें कई राज खुले। गुचांग ने बताया कि जिस गोल्डन कोर कल्टिवेटर को मारने का श्रेय उसे दिया जाता है, असल में वो काम उसके सीनियर ब्रदर फांग जे ने किया था। फांग जे बेहद खतरनाक था। जब गुचांग पहली बार सेक्ट से निकला और एक बड़े परिवार से उसकी दुश्मनी हुई तो फांग जे ने बिना कुछ कहे 3 गोल्डन कोर कल्टिवेटर्स को मार डाला और फिर उस पूरे परिवार का सफाया कर दिया। धीरे धीरे एक बड़ा राज साफ होने लगा। गुचांग, फांग जे, जिंग बुफान और खुद सुबाई, ये सब किसी न किसी तरह छिंगयुन सेक्ट से जुड़े थे। सबने क्रिंगयुए सोर्ड टेक्निक सीखी थी जो बिना सेक्ट मास्टर की अनुमति के कोई नहीं सीख सकता था। गुचांग ने भी बताया कि उसने भी अपने नापसंद परिवार के सारे वारिसों को मारकर सेक्ट से भागना पड़ा था। सुबाई को एहसास हुआ कि छिंगयुन सेक्ट से निकला कोई भी इंसान आम नहीं है। हर एक की कहानी खून और भागने से भरी है। इन सब में एक अजीब सी समानता थी, जैसे ये सब किसी खास इनहेरिटेंस का हिस्सा हो। गुचांग ने कहा कि कल्टीवेशन का रास्ता अकेलेपन से भरा होता है, इसलिए कुछ साथी डिसाइपल्स का साथ होना अच्छी बात है। दोनों के बीच एक अनकहा भाईचारा बन गया। आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका डर था। ग्रेट कंपैशन पैलेस के लोग चांगशिंग किंगडम पहुंच गए। वो सुबाई को उन्हें सौंपने की मांग करने लगे और कहा कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वानबाओ लेक खुलने पर दाबेई पैलेस उनके साथ कोई परेशानी नहीं करेगा। लेकिन गुचांग बीच में डटकर खड़ा हो गया। उसने ललकारा कि जब तक यहाँ कोई नेसेंट सोल रियलम का एक्सपर्ट मौजूद नहीं है वो उन सब का सफाया कर सकता है। मामला बिगड़ता देख दाबेई पैलेस ने अपने भयानक हथियार निकाल लिए। उन्होंने अपने ब्लैक एंड व्हाइट एल्डर्स को बुलाया जो मिड नेसेंट सोल रियलम के एक्सपर्ट्स थे। तभी लिu चेन सामने
सामने आया। ग्रेट कंपैशन पैलेस हैरान रह गया कि उसने बिना किसी बड़ी ताकत के इतनी बड़ी नेशनल वॉर शुरू करने की हिम्मत कैसे की। तभी पता चला कि दाबेई पैलेस ने अपने यंग सेक्ट मास्टर शांग छिउ के साथ पूरे 3 नेसेंट सोल रियलम के एक्सपर्ट्स भेजे थे। नेसेंट सोल एक्सपर्ट्स का गोल्डन कोर एक्सपर्ट्स पर हमला करना एक बड़ी हद पार करना था, पर उन्हें कोई परवाह नहीं थी। लड़ाई भड़क उठी। तभी एक और ताकतवर इंसान मैदान में कूद पड़ा और वो था फांग जे। फांग जे का इरादा साफ था, वो अपनी वॉइड कंडेंसेशन सोर्ड को आजमाना चाहता था। शांग छिउ और फांग जे आमने सामने आ गए। शांग छिउ हैरान था कि फांग जे अब उसका एक वार झेल सकता है, यानी वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर का नेसेंट सोल कल्टीवेटर से भिड़ना बेहद जोखिम भरा था, पर फांग जे को कोई डर नहीं था। पता चला कि शांग छिउ का पिता एक लेट स्टेज नेसेंट सोल का बूढ़ा मॉन्स्टर 10 साल तक फांग जे का पीछा कर चुका था। अब वही बूढ़ा मॉन्स्टर शांग जुनशेंग भी वहां आ पहुंचा। हालात बेहद खतरनाक हो गए। लिu चेन ने एक भारी फैसला लिया। उसने गुचांग से पूछा कि अगर वो मर जाए तो क्या गुचांग छांगशिंग किंगडम की रक्षा तब तक करेगा जब तक कोई नेसेंट सोल कल्टीवेटर पैदा न हो जाए। फिर लिu चेन ने खुद को कुर्बान करने की ठान ली। उसने कहा कि वो सेल्फ डिस्ट्रॉय करके शांग जुनशेंग को बुरी तरह घायल कर देगा और बाकी नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स को गुचांग संभाल लेगा। गुचांग ने वादा किया कि इसके बाद वो छांगशिंग किंगडम की रक्षा करेगा, चाहे वो कितने भी नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स लाए। लड़ाई और भीषण हो गई। नेसेंट सोल स्टेज पर एक डेडलॉक सी बन गई। गुचांग बाकी दुश्मनों पर टूट पड़ा। तभी शांग छिउ ने अपना मास्टर बुला लिया। हालात और उलझ गए। इसी बीच फांग जे ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अफरातफरी के बीच दु यू ने मौके का फायदा उठाया। उसने सुबाई से कहा कि वो जल्दी से यहाँ से निकल जाए। दु यू ने चिल्लाकर कहा कि वो सुबाई को लेकर भागे और वो खुद दुश्मनों को रोकेगा। दु यू ने बहादुरी से एक ताकतवर दुश्मन को रोका ताकि सुबाई बच सके। सुबाई किसी तरह वांग यूएसए के लोगों तक पहुंच गया। दु यू के मास्टर के लोग वहां मौजूद थे। सुबाई ने उनसे कहा कि वो दु यू के सीनियर ब्रदर को बता दे कि दु यू ठीक है। वहां मौजूद फांग जे को देखकर सब हैरान थे कि आखिर ये कैसा दैवीय सेक्ट है जिसके लोग इतने ताकतवर हैं। अब बिछड़ने का वक्त आ गया। सुबाई ने कहा कि वांग यूएसए के अंदर जाने का फैसला उसका अपना है, इसलिए कोई उसके पीछे न आए। उसने सबका शुक्रिया अदा किया और कसम खाई कि अगर वो जिंदा बच गया तो जिन लोगों ने आज उसे घेरा है वो सब खून से इसकी कीमत चुकाएंगे। दु यू ने उसे कुछ जरूरी सामान और 2 एप्टीट्यूड बढ़ाने वाली पिल्स दी। दु यू ने कहा कि सुबाई को हर हाल में जिंदा रहना है और अगली बार जब मिस्टी माउंटेन खुलेगा तो वो उससे मिलने जरूर आएगा। सुबाई ने भरोसा दिलाया कि वो नहीं मरेगा। उसने ये भी संदेश दिया कि इस बार उसने दु यू को मुसीबत में डाला, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन वांग यूए सेक्ट में पहुंचना इतना आसान नहीं रहा। मिस्टी माउंटेन के आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से होने लगी थी। मिस्टी माउंटेन पूरी तरह बंद होने वाला था। भागते भागते सुबाई और लिटिल ट्री फ्लावर्स के पास कोई चारा नहीं बचा और वो मजबूरी में सीधे मिस्टी माउंटेन के अंदर भाग गए ताकि पीछा करने वालों से बच सके। जब सुबाई को होश आया तो लिटिल ट्री फ्लावर्स उसके पास था और बेहद खुश था कि उसका बॉस ठीक है। उसने पूछा कि ये कैसी जगह है, यहाँ बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों नहीं है। सुबाई ने बताया कि ये मिस्टी माउंटेन का अंदरूनी हिस्सा है जहाँ वो पीछा किए जाने की वजह से मजबूरन आ गए थे। लिटिल ट्री फ्लावर्स गुस्से में बोला कि चलो उन सबको कर्स करके मार डालें, क्योंकि अब वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के दूसरे लेवल पर है और उसकी उम्र 1300 साल है। पर सुबाई ने उसे शांत किया और कहा कि जल्दबाजी मत करो, पहले कोई ठिकाना ढूंढते हैं। सुबाई ने महसूस किया कि मिस्टी माउंटेन में बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। ये वाकई एक अजीब जगह है। उसे एहसास हुआ कि कल्टीवेशन के रास्ते पर छिपकर रहना कितना मुश्किल है। मिस्टी माउंटेन के उस सूने इलाके में सुबाई ने एक गहरी सोच में डूबकर अपनी जिंदगी को समझा। उसने महसूस किया कि इंसान एक ही बार जीता है और जीने का असली मतलब है आजादी और बेफिक्री से जीना। उसने सोचा कि अगर कल्टीवेशन करना किसी कुत्ते जैसी जिंदगी जीने जैसा है तो ऐसी अमरता का कोई फायदा नहीं। यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल नहीं थी, इसलिए हालात बेहद मुश्किल थे। सारी मेडिसिनल हर्ब्स सूख चुकी थी। फिर भी सुबाई ने हार नहीं मानी। लिटिल ट्री फ्लावर्स झील के किनारे खेलने चला गया और सुबाई कल्टीवेशन में जुट गया। वक्त बीता रहा। लिटिल ट्री फ्लावर्स झील की तली में जाकर बैठ जाता और वहीं कल्टीवेशन करता। धीरे धीरे उसकी एप्टीट्यूड भी बेहतर होती गई। इसी सुनसान जगह में सुबाई को एक बड़ी समझ हासिल हुई। उसने अपनी स्वॉर्ड की असली सच्चाई को समझा। उसे एहसास हुआ कि तलवार का असली मकसद सिर्फ दुश्मन को हराना है, इसमें समझने के लिए और कुछ खास नहीं। जब
जब उसने ये बात समझ ली तो जिंग बुफान की छोड़ी हुई बहुत सी बातें बेमानी हो गई, क्योंकि उसने वो सच खुद अपने अंदर पा लिया था। सू बाई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के छठे लेवल तक पहुंच गया, जो लगभग लेट स्टेज के करीब था। लिटिल ट्री फ्लावर्स भी 5वें लेवल तक पहुंच गया। एक दिन लिटिल ट्री फ्लावर्स को महसूस हुआ कि मिस्टी माउंटेन दोबारा खुलने वाला है, यानी अब वो बाहर निकल सकते हैं। सू बाई को हैरानी हुई कि आखिर कितने साल बीत गए और बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। उसने सोचा कि उम्मीद है 100 साल न बीते हों, पर जब उसे असलियत पता चली तो वो हिल गया। पूरे 80 साल गुजर चुके थे। मिस्टी माउंटेन आखिरकार 80 साल बाद दोबारा खुल रहा था। बाहर की दुनिया में लोग हैरान थे कि क्या वो लड़का अब भी जिंदा होगा। दुयू, जो अब बड़ा हो चुका था, इसी उम्मीद में था कि सू बाई जिंदा मिल जाए। उसने सोचा कि क्या सू बाई कोर में चला गया था, पर फिर खुद ही तय किया कि उसकी शख्सियत को देखते हुए वो इतनी जल्दबाजी नहीं करेगा। दुयू ने तय किया कि वो जिशान पवेलियन के जरिए वांगयुए सेक्ट पहुंचेगा और सू बाई से वांगयुए सेक्ट से 30 किलोमीटर पूर्व में मिलेगा। जब दोनों मिले तो दुयू सू बाई की हालत देखकर हैरान रह गया। उसकी कल्टीवेशन गिरकर ही रिफाइनिंग रियलम तक आ चुकी थी, पर सू बाई ने भरोसा दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं। असल में उसका असली आधार अभी भी फाउंडेशन स्टेज पर था और 8वें लेवल पर गोल्डन कोर तक पहुंचना अब बस थोड़ी दूर था। दुयू ने पूछा कि उसकी बची हुई उम्र कितनी है, तो सू बाई ने बताया कि करीब 50 साल। गोल्डन कोर बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर उसे अपनी एप्टीट्यूड बेहतर करने के लिए एक पिल की जरूरत थी। दुयू ने भरोसा दिलाया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि महायुद्ध में कई गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स मारे जा चुके थे, इसलिए पिल्स की कमी नहीं थी। दुयू अब वांगयुए सेक्ट में एल्डर बन चुका था और डिसाइपल्स ले सकता था। उसने सू बाई को अपनी सुरक्षा में रखने की पेशकश की। सू बाई ने पूछा कि यहाँ रहने की क्या कीमत चुकानी होगी, तो दुयू ने कहा कि कुछ नहीं, वो सब संभाल लेगा। सू बाई बस अपने ब्रेक थ्रू पर ध्यान दे। वांगयुए सेक्ट में सू बाई का जोरदार स्वागत हुआ। यहाँ के लोग समझ गए कि उसका फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का 8वां लेवल बेहद ठोस है और गोल्डन कोर तक पहुँचना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उसके कर के हिसाब से इनर डिसाइपल का दर्जा कम पड़ेगा, इसलिए उसे कोर डिसाइपल बनाया जाएगा। वो लाइब्रेरी वैली में सबसे ऊपरी मंजिल को छोड़कर कहीं भी आ जा सकता था। दुयू ने एक बड़ा राज बताया। उसने कहा कि उसे पता है कि सू बाई ने कभी कोई भेद नहीं खोला, और हैरानी की बात यह है कि नेसेंट सोल रियलम वाले भी उससे कुछ छिपा नहीं पाए। सू बाई ने अपना अगला वादा किया। उसने कहा कि गोल्डन कोर बनाने के बाद वो 10 साल तक वांगयुए सेक्ट के लिए पिल्स बनाएगा और उसके बाद दोनों हिसाब बराबर हो जाएंगे। दुयू ने पूछा कि वो वांगयुए सेक्ट में हमेशा के लिए क्यों नहीं रुक जाता। सू बाई ने कहा कि वो वांगयुए सेक्ट को अपनी दुश्मनियों में नहीं घसीटना चाहता। दुयू ने सू बाई को कई कीमती चीजें दी, एक एप्टीट्यूड बढ़ाने वाली पिल और एक जेड स्लिप जिसमें मिरर सोल बैनर बनाने का तरीका और लाइफ साई की आगे की तकनीकें थी। सू बाई ने कहा कि वो मून गेजिंग सेक्ट का ज्यादा एहसान अपने ऊपर नहीं रखना चाहता। दुयू ने कहा कि ये एहसान की बात नहीं बल्कि आपसी मदद है, क्योंकि सू बाई 10 साल तक सेक्ट के लिए पिल्स बनाएगा, इसलिए ये सब उसका हक है। दुयू ने ये भी कहा कि सू बाई के बिना वो कब का मर चुका होता। उसने कहा कि अगले दिन वो सू बाई को लाइफ साई की सेरेमनी के लिए ले जाएगा। इसके बाद सू बाई ने अपनी कल्टीवेशन पर पूरा ध्यान लगाया और गोल्डन कोर स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया। वो सीधे गोल्डन कोर स्टेज के दूसरे लेवल तक पहुंच गया। साथ ही उसने अपनी नई हासिल की हुई ताकत का हिसाब लगाना शुरू किया। लाइफ साई की तकनीक के जरिए उसने महसूस किया कि 30 सेकंड में उसकी 5 साल की उम्र खर्च हुई। तकनीक के हिसाब से 1 साल में 1/3 उम्र घटाकर करीब 500 साल में एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर को मारा जा सकता था, जो ठीक उसकी उम्र के बराबर था। पर सू बाई को कुछ खटका। उसने सोचा कि पहले लोगों को एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर को मारने में दशकों क्यों लग जाते थे। जरूर कोई बात है जो वो नहीं जानता। उसने तय किया कि वो लाइब्रेरी में जाकर इसकी सच्चाई पता करेगा। लाइब्रेरी जाने से पहले सू बाई की हुई, जिसे उसके मास्टर ने भेजा था। उसने बताया कि अगर सू बाई मिरर सोल बैनर बनाना चाहता है तो वो उसे सामग्री लाने में मदद करेगी। सू बाई ने कहा कि कोई जल्दी नहीं, पहले वो लाइब्रेरी में कुछ जानकारी जुटाना चाहता है। लाइब्रेरी में सू बाई को अपनी तकनीक का एक बड़ा फायदा समझ आया। दूसरे लोग स्पिरिट बीस्ट की उम्र से श्राप डालते थे, पर स्पिरिट बीस्ट को हर आधे महीने में सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था, जबकि सू बाई अपनी ही अनगिनत उम्र इस्तेमाल कर सकता था बिना किसी रोक टोके। उसने हिसाब लगाया कि वो 1 साल में एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर को श्राप से मार सकता है, और अगर पूरी ताकत लगाए तो सिर्फ 3 महीने में। उसने मन ही मन ग्रेट कंपैशन पैलेस और वानशुई किंगडम से बदला लेने की ठान ली। तभी दुयूज़मी
हालत में लौटा। उसने बताया कि उसने 2 परिवार पर बुरी नजर रखने वालों में से कुछ को मार डाला और बदले में 3 गोल्डन कोर रियलम के संसाधन और 1 सोल क्लींजिंग पिल हासिल की। सुबाई ने देखा कि दुयू का आधार कुछ कमजोर हो गया है। उसने पूछा कि उसका मास्टर तो लेट स्टेज नेसेंट सोल कल्टिवेटर है, फिर वो उसकी मदद के लिए क्यों नहीं आया। दुयू ने कल्टिवेशन दुनिया का एक कड़वा नियम बताया। उसने कहा कि नेसेंट सोल रियलम के कल्टिवेटर्स आमतौर पर गोल्डन कोर रियलम के झगड़ों में दखल नहीं देते जब तक बात पूरे सेक के अस्तित्व की न हो। दुयू ने बताया कि उसे अब 100 साल के लिए सेक्लूशन में जाना होगा। उसने कहा कि उसकी मास्टर ने जानबूझकर उसे घायल किया था ताकि वो वानबाओ लेक न जा सके, क्योंकि वहाँ जाना उसकी जान के लिए बहुत खतरनाक था। असल में मास्टर ने ही उसकी हिफाजत के लिए ये सब किया था। अब सुबाई की उत्सुकता वानबाओ लेक को लेकर बढ़ गई। उसने पूछा कि आखिर ये वानबाओ लेक है क्या और लाइब्रेरी में इसके बारे में कोई गहरी जानकारी क्यों नहीं मिलती। दुयू ने बताया कि वो हर 400 साल में एक बार खुलता है और जो भी अंदर जाता है वो धारा के विपरीत जाता है और कभी जिंदा नहीं लौटा। यही वजह है कि युनजो में इतने कम गोल्डन कोर और नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स बचे हैं, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसी में खप जाते हैं। फिर दुयू के जाने का वक्त आ गया। उसने कहा कि वो अपने परिवार की गुप्त जगह पर लंबी सेक्लूशन के लिए जा रहा है। जाने से पहले उसने भरोसा दिलाया कि अगर सुबाई को कोई जरूरत हो तो वो संभाल लेगा। सुबाई ने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, वो बस अपनी सेक्लूशन पर ध्यान दे। इसके बाद सुबाई ने वांग्युए सेक के एक बड़े सीनियर से मुलाकात की। सुबाई ने अपने दिल का दर्द बयान किया। उसने कहा कि उसके दिल में बदले की आग है, क्योंकि वो 80 साल तक मिस्टी माउंटेन में फंसा रहा। अगर वो इसका बदला नहीं लेगा तो उसका दांव हाथ कभी शांत नहीं होगा। उसने कहा कि वो वांग्युए सेक को अपनी दुश्मनियों में नहीं घसीटना चाहता, इसलिए वो सेक में हमेशा नहीं रुक सकता। उसे दुयू और सीनियर पर भरोसा था, पर सेक के बाकी लोगों पर नहीं। सीनियर ने कहा कि वो जा सकता है, पर उसने एक सहयोग की पेशकश की। उसने कहा कि सुबाई या दुयू को जब भी कोई जरूरत होगी वांग्युए सेक पूरी मदद करेगा। सुबाई ने कहा कि वो सेक के लिए पिल्स बना सकता है और अपनी क्षमता के मुताबिक मदद कर सकता है। सीनियर ने कहा कि सुबाई का कोर डिसाइपल वाला दर्जा मिटा दिया जाएगा और सिर्फ नेसेंट सोल रियलम वालों को ही इसकी जानकारी रहेगी, ताकि उसकी असली पहचान छिपी रहे। फिर सुबाई ने अपने सीनियर ब्रदर्स और वानबाओ ले की सच्चाई के बारे में पूछा। सीनियर ने बताया कि 80 साल पहले उस महायुद्ध में शांग जुनशिंग ने अपने बेटे शांग छिउ को बचाने के लिए फांग जे का एक वार अपने ऊपर झेला था। फांग जे ने भी उसकी कीमत चुकाई और दूर भाग गया, जिसके बाद से उसका कोई अतापा नहीं। गुलिन की लड़ाई के बाद वो तियानजी पवेलियन गया और फिर गायब हो गया। जिंग बुफान 30 साल पहले वानबाओ लेक पर दिखा और फिर वो भी गायब हो गया। फिर सुबाई ने पूछा कि वानबाओ लेक क्या है और नेसेंट सोल रियलम पर पहुंचने के बाद वहां से क्यों जाना पड़ता है। सीनियर ने एक भयानक सच खोला। उसने बताया कि नेसेंट सोल रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी नहीं है, इसलिए जाना ही पड़ता है। वानबाओ लेक बाहरी दुनिया से जुड़ने वाला एक नोड है। सुबाई ने पूछा कि क्या सीधे नहीं जाया जा सकता। इस पर सीनियर ने युनजो की सबसे बड़ी और डरावनी सच्चाई बताई, जिसे सुनकर सुबाई की रूह कांप गई। सीनियर ने बताया कि युनजो में कभी एक महायुद्ध हुआ था, जिसमें यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बुरी तरह टूट गई। अब वानबाओ लेक एक कंटेनर की तरह है। हर बार जब ये खुलता है तो इसे अनगिनत कल्टिवेटर्स के खून और क्यूआई की जरूरत होती है। जब बहुत सारे लोग मरते हैं तो स्पिरिचुअल एनर्जी का एक जबरदस्त उछाल आता है और तभी बाहर निकलने का रास्ता खुलता है। सीधे शब्दों में यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है कि ढेर सारे लोग मर जाए। अगर युनजो के कुछ लोगों को जिंदा रहना है तो बाकियों को मरना ही होगा। वानबाओ लेक असल में एक बाहरी युद्ध भूमि से जुड़ा है, जिसका नाम है वानजान माउंटेन। जब काफी लोग मर जाते हैं और स्पिरिचुअल एनर्जी फूट पड़ती है, तभी युनजो के कल्टिवेटर्स बाहरी ताकतों के साथ मौका पाकर निकल पाते हैं। सुबाई ने पूछा कि क्या एक बार अंदर जाने के बाद वापस लौटा जा सकता है। सीनियर ने कहा कि वानजान माउंटेन के उस लगाह में जिंदा बच जाना ही सबसे बड़ी किस्मत है। फिर भला कौन दोबारा वहाँ लौटना चाहेगा। सीनियर ने सुबाई को एक खास चीज दी जो उसकी ऑरा छिपा सकती थी और मिडस्टेज नेसेंट सोल के हमले को भी झेल सकती थी। उसने कहा कि वो सुबाई के बदले के खिलाफ नहीं है, पर उसे आगाह किया कि ग्रेट कंपैशन पैलेस एक बहुत गहरा कुआं है, इसलिए सावधान रहना। उसने ये भी कहा कि सुबाई दुयू को बता दे कि वो उसके दुश्मनों को वानजान माउंटेन पर ही कर देगा, ताकि दुयू सुकून से कल्टीवेशन कर सके। सुबाई ने 1 महीने में मिरियर सोल बैनर तैयार करने की बात कही और कहा कि उसके बाद वो तुरंत निकल जाएगा। जब बैनर बन गया तो वो लगभग एक मिड ग्रेड स्पिरिट
स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट जैसा शक्तिशाली था। सीनियर ने बताया कि इस मिरर सोल बैनर में इतनी क्षमता है कि ये एक ह्यूमन लेवल ट्रेजर बन सकता है। सू बाई का पाथ ऑफ स्लॉटर यानी सहार का रास्ता इसके बिल्कुल अनुकूल था। ये बैनर आत्माओं को पोषण देता था और भूत प्रेत भी इसे पोषण देते थे। अब सू बाई अपने बदले की योजना को अंजाम देने निकल पड़ा। उसने पर्पल माउंटेन पवेलियन के मुखिया से एक डील की बात की। सू बाई ने कहा कि पर्पल माउंटेन पवेलियन अच्छा है, पर उसमें टॉप टियर कॉम्बैट पावर की हमेशा कमी रही है और उनका इलाका हमेशा एज्योर स्टार किंगडम के अंदर ही सीमित रहा है। सू बाई ने पूछा कि क्या वो अपना विस्तार नहीं करना चाहते। सू बाई ने साफ किया कि उसे किसी से सीधे हमला नहीं करवाना है। उसने कहा कि वान बाओ लेक जल्द खुलने वाला है, इसलिए नेसेंट सोल स्टेज वाले मॉन्स्टर कोई जोखिम नहीं लेंगे। वो सिर्फ उन गोल्डन कोर स्टेज कल्टिवेटर्स को मारेगा जिन्होंने उस दिन घात लगाकर उस पर हमला किया था। उसने कहा कि सारा इल्जाम वो खुद अपने सिर लेगा और संसाधनों को 50-50 बांट देगा। बदले में उसने मिस्टी माउंटेन और छांगशिंग किंगडम में शामिल ताकतों की लिस्ट मांगी। मुखिया ने वो लिस्ट दे दी। सू बाई हैरान रह गया कि ग्रेट कंपैशन पैलेस के अलावा 10 से भी ज्यादा ताकतें उस साजिश में शामिल थी। सू बाई ने तय किया कि वो इस बार वानशुई किंगडम के शाही परिवार और शू परिवार से शुरुआत करेगा। मुखिया ने चेताया कि वानशुई किंगडम का तियांजी पवेलियन यानी हेवनली मिस्ट्री पवेलियन से गहरा संबंध है, इसलिए ऐसा करके सू बाई हेवनली मिस्ट्री पवेलियन को भी अपना दुश्मन बना लेगा। सू बाई ने कहा कि होने दो। उसने कहा कि वो अब 80 साल पहले वाला मूर्ख नहीं है, वो जानबूझकर मौत को नहीं बुलाएगा। फिर सू बाई की मुलाकात एक और सीनियर से हुई जिसका नाम था लियो। ये उन 72 कॉन्टैक्ट्स में से एक था। सू बाई ने विनम्रता से एक बड़ी मांग रखी। उसने कहा कि क्या सीनियर लियो अपना वान बाओ लेक जाने का इरादा छोड़ सकते हैं। सीनियर लियो ने समझाया कि वान बाओ लेक हर 400 साल में आने वाला एक चक्र है जो न सिर्फ धारा के विपरीत जाने की जगह है बल्कि एक बड़ा सफाया भी है। 5 बड़ी ताकतें यानी वांगयुए सेक्ट, दाबेई पैलेस, तियांजी पवेलियन, बाइहुआ वैली और छांगे टावर सबको जबरदस्ती अंदर धकेल देती है। अगर वो न जाए तो उनका सफाया कर दिया जाता है, इसलिए उनके पास कोई चारा नहीं। सू बाई ने पूछा कि क्या कोई अपवाद नहीं है। सीनियर लियो ने कहा कि सिवाय उसके सीनियर ब्रदर फांग जे जैसे लोगों के और कोई नहीं बच सकता। सू बाई को हैरानी हुई कि दाबेई पैलेस फांग जे के पीछे इतना क्यों पड़ा है। सीनियर लियो ने बताया कि फांग जे अकेला है और उसकी कोई कमजोरी नहीं, इसलिए उसे पकड़ना मुश्किल है। पर अब दाबेई पैलेस की नजर सू बाई पर है क्योंकि वो अब फांग जे की कमजोरी बन चुका है। सू बाई ने पूछा कि क्या उसके सीनियर ब्रदर्स अंदर जाएंगे, पर सीनियर लियो ने कहा कि उन्हें उनके बारे में बहुत कम पता है। सू बाई ने पूछा कि वांगयुए से के अलावा सीनियर लियो का कोई और सहारा भी होगा। सीनियर लियो ने बताया कि उसकी बेटी लियो नियानशुए बाइहुआ वैली की उत्तराधिकारी है। यही वजह थी कि 80 साल पहले शांग जुन ने उसे नहीं मारा था।